नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार बताएंगे कमेंट करके। अरे थैंक यू यार। अब मैं चेक करूंगा नितिन कौन है। मैं ठीक हूँ सुधा, थैंक यू सो मच। सुधा, शिव। ओके। अक्षरा, क्या समझ नहीं आया कल, बताइए एक बार मुझे। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ओके। तो कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हमने मुख्य रूप से पहले यह पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध जब खत्म हुआ और बक्सर का युद्ध जब शुरू हुआ तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, कौन कौन से मेजर इवेंट हुए थे। तो इसमें हमने देखा कि जैसे ही प्लासी का युद्ध खत्म होता है, जो मीर जो मीर जाफर है उसे बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जो मीर जाफर है उस पर भी डच षड्यंत्र का आरोप लगा करके 1760 में उसे अलग कर दिया जाता है। फिर मीर कासिम को अगला नवाब बनाया जाता है, लेकिन वो बहुत सारे सुधार करता है, स्पेशली अंग्रेजों का दस्तक का जो प्रयोग है वो ऑलमोस्ट खत्म करवा देता है, तो उसे भी हटा दिया जाता है, उसे भी रिमूव कर दिया जाता है। और फिर दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। इसी बीच में मीर कासिम मुलाकात करता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। ये तीनों मिलकर के एक गुट का निर्माण करते हैं। और फिर दोस्तों आप जान रहे हैं कि 1764 में, अक्टूबर 1764 में अंग्रेज और संयुक्त सेना के बीच में एक युद्ध होता है पटना के बक्सर के पास, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। एक बात और हमें समझ में आई कि इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है, जो ब्रिटिश कमांडर है, वो हेक्टर मुनरो था। और वहीं आप जान रहे हैं कि ये तीनों लोग जो हैं वो लड़ रहे थे। ये युद्ध खत्म होता है और 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की दो ट्रिटीज होती हैं और उनके द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है। इलाहाबाद की पहली संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। रॉबर्ट क्लाइव को स्पेशली सिर्फ ये संधि करने के लिए ब्रिटेन से दोबारा भारत बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर बंगाल का नवाब नज्म उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है। याद रखिएगा, मीर जाफर की मौत हो चुकी है और अब उसके बाद नज्म उद्दौला को अगला नवाब बना दिया गया है। अगर हम इसकी प्रमुख शर्तों की बात करें तो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देने की बात कही गई। इसी संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। इसमें एक पॉइंट रह गया था जो हम अभी लिखेंगे, तो इसमें जो एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जो भी पॉइंट हो। कौन से नंबर का पॉइंट होगा इसमें? एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। बंगाल में द्वैत शासन आ गया, सुजाउद्दौला से इलाहाबाद ले लिया, कंपनी को उत्तरी सरकार की जागीरदारी मिल गई। कितने पॉइंट हो गए थे? हम इलाहाबाद की प्रथम संधि लिख रहे थे और हमने लगभग 4 पॉइंट इसमें लिख लिए थे। शौकत जंग जो है वो पूर्णिया का गवर्नर था, है ना। बंगाल के तहत पूर्णिया नाम की एक जगह आती है, उसका गवर्नर था शौकत जंग। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखना है। तो पांचवा पॉइंट लिखिए। लिखिए पांचवा पॉइंट। अंग्रेजों को अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने पांचवा पॉइंट लिखिए। अंग्रेजों ने
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने इसी का पांचवा पॉइंट लिख रहे हैं। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार, ब्रैकेट में लिखिएगा राजस्व अधिकार, प्राप्त कर लिए। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि अब बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में टैक्स वसूलने के पूरे अधिकार किसके पास आ जाएंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएंगे। ये इसका अर्थ है। नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल फ्रॉम द साइड ऑफ द मुगल एम्परर। तो अगला पॉइंट इंग्लिश में लिख लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट, ऐसा लिखिए, ब्रिटिशर्स गॉट ब्रिटिशर्स गॉट दीवानी राइट्स, ब्रैकेट में रेवेन्यू कलेक्शन राइट, ब्रिटिशर्स गॉट दीवानी राइट्स, ब्रैकेट में रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं कि सर ये तो पहली संधि हो गई, अब दूसरी संधि में क्या शामिल था। तो देखिए, दूसरी जो संधि की गई थी ये किसके साथ की गई थी दोस्तों? तो आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरी संधि है वो रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से की थी। अब सबसे पहली शर्त जो इसने अवध में लगाई, जो सबसे पहली शर्त रॉबर्ट क्लाइव ने अवध में लगाई, उसने ये कहा, पहले समझ लीजिएगा बात को फिर अपन लिखेंगे। उसने ये कहा कि देखिए, अब अब अवध में अवध में एक अंग्रेजी सेना रहेगी। अब अवध में एक अंग्रेजी सेना रहेगी और दोस्तों, इस अंग्रेजी सेना का जो खर्च है, इस अंग्रेजी सेना का जो खर्च है वो कौन उठाएगा? अवध उठाएगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या हम ये नहीं कह सकते कि यह अवध के ऊपर अंग्रेजों का एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण था? बोलो यस और नो, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या हम ये नहीं कह सकते कि यह अवध के ऊपर अंग्रेजों का एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण था? मैं आपके घर में कहूं कि चलो आप मेरे दोस्त हो, लेकिन फिर भी मेरे ये 6 बॉडीगार्ड हैं, ये हमेशा आपके घर में रहेंगे, इनको खाना पानी देते जाना, बाकी तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो क्या तुम स्वतंत्र होकर के काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ना तुम अपनी विदेश नीति की निर्णय ले सकते हो, ना कुछ। तो यहां से जैसा मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था कल कंक्लूजन में कि मुगल सम्राट अवध और बंगाल पर अब ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, उसका अर्थ ये है। तो ये पहली शर्त इस पर लगा दी गई। दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त क्या लगाई गई? दूसरी शर्त ये लगाई गई दोस्तों कि अवध में जब भी अंग्रेज व्यापार करेंगे, जब भी अंग्रेज व्यापार करेंगे, तो ये पूरा व्यापार कैसा होगा? ये पूरा व्यापार टैक्स फ्री होगा। ये अगली शर्त थी। बताइए, इससे अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड।
दूसरी शर्त इन्होंने क्या लगाई कि जो अवध में अंग्रेज टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब भारतीय व्यापारी यहां पर व्यापार करेंगे अर्थात इंडियन ट्रेडर्स यहां पर ट्रेड करेंगे, दूसरी बात, अगर कोई भी विदेशी कंपनी यहां पर व्यापार करती है तो वो प्रॉपर टैक्स देगी, वो सारे के सारे कर देगी। तीसरी इंटरेस्टिंग बात जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार सुन लीजिए ध्यान से। तीसरी शर्त यह लगाई गई जो हमने कल डिस्कस की थी कि जो इलाहाबाद का हिस्सा है, जो इलाहाबाद का हिस्सा है वो अवध से ले लिया गया, वो अवध से ले लिया गया और किसको दे दिया गया दोस्तों? यह हिस्सा लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया गया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि सर मुगल सम्राट को क्यों दिलाया है हिस्सा? ब्रिटिशर्स खुद रख लेते अपने पास। तो भैया अपने पास ही तो रख लिया। जो चीजें मुगल सम्राट के पास है, जो चीजें मुगल एम्परर के पास हैं, उन पर किसका अधिकार है? तो उन पर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का अधिकार है कि नहीं? तो आपने क्या किया, बोलते ना कि भाई सीधा कान मत पकड़ो, ऐसे घुमा करके कान पकड़ लो, बात तो एक ही है। तो इन्होंने क्या किया, जो इलाहाबाद वाला हिस्सा है वो किसको दिलवा दिया? मुगल सम्राट को दिलवा दिया। किसको दिलवा दिया? मुगल सम्राट को दिलवा दिया। ठीक, ये वाली याद रखिएगा, बात इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, अगली चीज, एक इनका बहुत वफादार व्यक्ति है जिसका नाम है बलवंत सिंह। अब ये सन्नी देओल वाला बलवंत सिंह नहीं है, अंग्रेजों का बहुत वफादार है बलवंत सिंह। तो अवध के पास एक हिस्सा हुआ करता है और उस हिस्से का नाम है गाजीपुर, और एक हिस्सा अवध के पास है बनारस। अब आप सोचो, सबसे बड़े बड़े हिस्से बनारस और गाजीपुर अवध के नवाब से लेकर के बलवंत सिंह को दिलवा दिए। अब बलवंत सिंह क्या हो जाएगा? यहाँ का जागीरदार हो जाएगा। तो यहाँ की जागीरदारी किसको मिल गई? यहाँ की जागीरदारी बलवंत सिंह को मिल गई। देखो, जागीरदारी मिलने का मतलब ये नहीं होता कि अवध के नवाब ने पूरी तरह से अपना क्षेत्र किसी को दे दिया। जागीरदारी मिलने का मतलब ये होता है कि अब गाजीपुर और बनारस, अगर मान लीजिए कि ये गाजीपुर और बनारस है, तो यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी है वो अब बलवंत सिंह की होगी, और इस टैक्स में से एक हिस्सा उसे अवध के नवाब को देना होगा, उसे अवध भेजना होगा। ठीक है, लेकिन दीवानी अधिकार भी इसी प्रकार के होते हैं कि टैक्स कलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर टैक्स के साथ साथ कुछ आर्मी भी मेंटेन करनी होती थी। लेकिन दीवानी राइट्स में ऐसा नहीं होता। दीवानी राइट्स में आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट कीजिए और जो हिस्सा बनता है सरकार का वो उसको दीजिए, बाकी हिस्सा अपने पास रख लीजिए। पर यहाँ पर आपको आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये है इलाहाबाद की दूसरी संधि, जिसमें ये चार अलग अलग प्रकार की घटनाएं हमें होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ी भयंकर संधि है और हम कह सकते हैं कि भैया इलाहाबाद की ये जो सेकेंड ट्रीटी हुई, इसके द्वारा अवध पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। बोलो यस और नो, क्या हम ये बात कह सकते हैं? ठीक है, इलाहाबाद की ये जो दूसरी संधि हुई, इस संधि के द्वारा अवध पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। चलिए लिखेंगे अब। माना कि तकलीफ बड़ी है जिंदगी में, पर तुझे पाने का नशा बढ़ता ही जा रहा है। क्या बात है यार, इतना होना चाहिए। ठीक है, फॉर यूपीपीसीएस। नहीं, चीट करने वाला तो है, लेकिन हम ब्राइब ही नहीं दे रहे हैं। अगर हम ब्राइब नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा? हम ब्राइब नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा? चलो। हाँ यार, नहीं मुझे हेड में नहीं लगा है, मुझे नेक में चोट लगा हुआ है बस। चलो लिखे, लिखें अगला पॉइंट। अब आप एक काम करें, वापस से अपने टॉपिक पर इस पर आइए और यहाँ पर अगली शर्तें लिखिए दोस्तों। चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट ए लिखिए दोस्तों।
अवध के खर्च पर अवध के खर्च पर अवध में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी निवास करेगी। लिखेंगे, अवध के खर्च पर अवध में, ध्यान दीजिए, अवध के खर्च पर अवध में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी निवास करेगी। अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी निवास करेगी। इंग्लिश में लिखिए, अ बटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी, a battalion of British Army will reside in the Awadh will reside in the Awadh at the expense of Awadh at the expense of Awadh। ठीक, दूसरा लिखिए, अंग्रेजों को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों को अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। ब्रिटिशर्स गॉट the right of tax free trade in Awadh। Britishers got the right of tax free trade in Awadh। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, सी, तीसरा पॉइंट लिखिए, गाजीपुर और बनारस की जागीरदारी, गाजीपुर और बनारस की जागीरदारी बलवंत सिंह को दिलवाई गई। बनारस और गाजीपुर की जागीरदारी बलवंत सिंह को दिलवाई गई। लिखें, बलवंत सिंह was awarded the जागीरदारी of गाजीपुर एंड बनारस, जागीरदारी of गाजीपुर एंड बनारस। और आखिरी पॉइंट लिखें, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को चुनार का दुर्ग मिला। इस तरह से लिखते हैं, चुनार का दुर्ग मिला, चुनार का दुर्ग मिला। ब्रिटिशर्स गॉट चुनार फोर्ट बाय दिस ट्रीटी। ब्रिटिशर्स गॉट चुनार फोर्ट बाय दिस ट्रीटी। ठीक, तो ये है इलाहाबाद की दो संधियां। मुझे बताइए, क्या ये स्पष्ट है? इसमें कोई डाउट है? तो फिर हम अगले पॉइंट पर चलेंगे, पर इससे पहले हमें एक कंसेप्ट और समझना होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने इस प्रकार की संधि क्यों की। पर पहले मुझे बताओ, क्या यहां तक कोई डाउट है? यहां तक की सारी बातें स्पष्ट हैं क्या? एक बार बताइए मुझे कमेंट करके। आराधना, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश कि आप बहुत मेहनत करें और बहुत अच्छा इंसान बने। क्लियर है? चुनार एक जगह का नाम है ना? एक जगह का नाम है चुनार। हाँ, वही वही, बिल्कुल शुभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर जब अंग्रेज, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि सर जब ब्रिटिशर्स अवध के नवाब को हरा चुके हैं, बंगाल के नवाब को हरा चुके हैं और मुगल बादशाह को भी हरा चुके हैं, तो सीधा सीधा इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते। दिमाग में आता है कि नहीं आता है सवाल, कि जब आप इन तीनों को हरा चुके हो तो आप इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर सकते थे, आप इन क्षेत्रों पर डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, रॉबर्ट क्लाइव ने इन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। उसने अवध का नवाब बनाए रखा,
मुगल को भी बनाए रखा और बंगाल का नवाब भी उसने बनाए रखा। तो रॉबर्ट क्लाइव से कंपनी ने एक बार पूछा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पत्र लिख करके, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ आंसर दिए। देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले इसका जवाब यह दिया कि मान लीजिए कि अगर हम इस सब जगह पर प्रत्यक्ष शासन की स्थापना करते हैं तो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ेंगे, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जब आपके ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ता है तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लाभ कम हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए अवध, बंगाल और मुगल पर उनका सीधा शासन स्थापित हो जाता है तो अल्टीमेटली यार उन्हें कुछ काम तो करना पड़ेगा जनता के लिए, प्रशासन तो संभालना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, हर एक स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना पड़ेगा, लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, पुलिस को सैलरी देनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपके ऊपर? उत्तरदायित्व आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और अंग्रेजों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। दूसरा डर उसे इस बात का था, सेकंड जो था, कि अभी मराठा शक्ति, साथ ही साथ में राजपूत शक्ति, दक्षिण भारत में मैसूर, ठीक है, ये सब ऐसा ना हो कि ये सब संगठित हो जाएं ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि अभी तो हम नए हैं। तो हो सकता है ये सब के सब यूनाइट हो जाएं आपस में और यूनाइट होकर के हम पर अटैक कर दें, क्योंकि इनके अंदर एक भावना का विकास हो सकता है कि एक विदेशी कंपनी अब भारत पर शासन करेगी। आज बंगाल को इन्होंने जीता है, कल हो सकता है ये हम पर हमला कर दें, और अगर भारत में इतनी सारी आर्मी एक साथ आ गई तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं टिक पाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं टिक पाएगी। एक ये कारण था। अगला कारण ये माना जाता है कि वह अवध को एक बफर स्टेट के रूप में देखता था, वह अवध को एक बफर स्टेट के रूप में देखता था। अगर आप उस समय के भारत का मानचित्र देखेंगे तो यहां पर बंगाल है, यहां पर अवध है, और इस जगह पर, पूरी जगह पर मराठा है। तो याद कीजिए, ये कैसी कहानी बन गई? ये बफर स्टेट की कहानी बन गई। बफर स्टेट का अर्थ यह होता है कि जब दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक छोटी शक्ति आ जाती है तो उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। इतिहास में यह हर जगह आपको देखने मिलेगा और वर्तमान में भी देखने मिलेगा। नेपाल और भूटान ये दोनों बफर स्टेट का काम करते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना, बफर स्टेट। तो दो बड़ी शक्तियों के बीच में जब छोटी शक्तियां आ जाती हैं तो उसे बफर राज्य कहा जाता है। जब गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा था भारत में, पुरानी बात कर रहा हूं, और यहां पर एक वाकाटक नाम का वंश है और यहां पर शक है, शक। तो वाकाटक जो है वो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य और शकों के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था। यही कारण था कि चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया था? वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और वो शादी करने का सिर्फ एक रीजन था कि वो चाहते थे कि हमें वाकाटक पर अधिकार मिल जाए, इस पूरे क्षेत्र पर हमें अधिकार मिल जाए। और ऐसा हुआ भी इवेंचुअली, बहुत इजीली उनकी सेना पास कर गई और चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हरा दिया। ठीक है, शकों को हरा दिया पूरी तरीके से। तो यही कहानी यहां भी निकल करके आएगी कि वो अवध का प्रयोग एक बफर स्टेट के रूप में करना चाहते थे कि सीधी हम पर गाज नहीं गिरेगी, गाज पहले अवध पे गिरेगी, राम पे गिरेगी, और अवध का प्रयोग करके हम सेना भी यहां से ले जाएंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आखिर क्यों रॉबर्ट क्लाइव ने प्रत्यक्ष शासन नहीं अपनाया, उसने इनडायरेक्ट रूल को अपनाया। बताओ, क्लियर है ये वाली बात? तो इसको हम लिखेंगे, क्लियर विद दिस। ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, है ना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए इतिहास में कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है? ठीक, चले लिखें, इसमें लिखें, एक नोट डाल के लिखना, नोट, नोट डाल के लिखो। उल्लेखनीय है
उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट क्लाइव यदि चाहता तो अवध नवाब को हटाकर वहां प्रत्यक्ष शासन भी कर सकता था। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट क्लाइव यदि चाहता तो वह अवध नवाब को हटाकर वहां प्रत्यक्ष शासन भी कर सकता था। प्रत्यक्ष शासन भी कर सकता था, परंतु वह शासन के उत्तरदायित्व से बचना चाहता था और साथ ही मराठा व अंग्रेजों के बीच में अवध का प्रयोग एक बफर स्टेट के रूप में करना चाहता था। अवध का प्रयोग एक बफर स्टेट के रूप में करना चाहता था। इंग्लिश में लिखिए। इट इज नोटवर्दी that Robert Clive could establish direct control on Awadh, but he refused due to two main reasons. Number one, he wanted to skip administrative responsibility. And second, दूसरा लिखिए। Awadh worked as a buffer state between Maratha and Britishers. क्लियर? बताइए एक बार मुझे, क्लियर हुआ? स्पष्ट है ये वाली बात आपके लिए? तो आरोही शुजाउद्दौला आप उसके पास अधिकार ही क्या रहे? आप एक बात बताओ, किसी को भी बना दो, शुजाउद्दौला के पास अधिकार ही क्या बचे हैं आरोही? आपने एक सेना उसके ऊपर बिठाल के रखी है, वो आदमी तो कुछ कर नहीं सकता। इतना ही कर पाएगा कि भाई चलो दोस्त से मिल लेते हैं, चाय पी लेते हैं, लेकिन चाय पीते हुए वो क्या बात कर रहा है वो सैनिक सुन रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं था ना। आप किसी को भी बिठाल दीजिए। और उसको फिर एक और डर था कि हम किसी और को बिठा लेंगे तो ऐसा ना हो कि अवध की जनता इसका विरोध कर दे, तो क्यों उसने फालतू में पंगा लेना है? दैट्स इट, जो चल रहा है चलने दो। उन्होंने इस प्रकार के शासन को यहाँ पर स्थापित किया। ठीक, चलो अगली हेडिंग लगाओ दोस्तों, अगली हेडिंग लगाओ, बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन। डुअल गवर्नेंस इन बंगाल। आप पॉइंट देख लेना, मुझे हेडिंग का नहीं पता कौन से नंबर की हेडिंग है, तो ये आप देख लेना। बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नेंस इन बंगाल। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है पणिक्कर, हमने इनको पहले भी कोट किया है, तो मैं बस आपको एक हिंट देता हूं। केएम पणिक्कर ने एक बात लिखी अपनी इतिहास की किताब में कि भारत ने और बंगाल ने
बंगाल के द्वैत शासन से पहले भी बहुत बुरे बुरे आक्रांताओं का समय देखा है। बख्तियार खिलजी का समय भी देखा है, तमुरिन का समय भी देखा है, और भी बहुत बड़े बड़े आक्रांताओं का समय देखा है। बहुत बुरे शासन में बंगाल रहा है, लेकिन जो हालत बंगाल की द्वैध शासन ने की, उतनी बुरी हालत बंगाल की पूरे इतिहास में कभी नहीं। खुद कॉर्नवालिस ने लिखा, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी है, वायसराय बन रहा है, गवर्नर बन रहा है बंगाल का, कि द्वैत शासन के समय जितना भ्रष्टाचार और जितना कुकृष्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के साथ किया है, उतना पूरे इतिहास में शायद ही किसी सरकार ने किया हो। तो आप ये समझ पाएंगे कि जो हम टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं, बंगाल में द्वैत शासन, इसमें बंगाल की दुर्दशा होने वाली। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं बंगाल में द्वैत शासन। तो दोस्तों, 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। बंगाल में डुअल गवर्नेंस लगाई गई, और इसका कंसेप्ट जिस व्यक्ति ने दिया था, वो महान व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। अभी रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के एक स्टेटमेंट आएगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने जितने अच्छे काम किए, उतने ही बुरे काम किए। अब यही पर ना बात आ जाती है कि रॉबर्ट क्लाइव एक मिलिट्री कमांडर है, उसे नॉलेज नहीं है सिविल चीजों की, लेकिन ये निर्णय लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। तो 1765 से लेकर के 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक नए शासन की शुरुआत की, जिसे द्वैत शासन कहा जाता है, जिसे डुअल गवर्नेंस कहा जाता है। पहले इस पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे और फिर बाद में हम इसे लिखेंगे। देखिए, तो इसकी नींव जो है वो कहां से पड़ती है, क्या है, पहले द्वैत शासन का मतलब समझो। द्वैत शासन का अर्थ यह होता है दोस्तों, डुअल गवर्नेंस का अर्थ यह होता है कि जब जब दो लोगों के बीच में आप शासन का अधिकार बांट देते हो, दो लोगों के बीच में आप गवर्नमेंट के राइट ना बांट देते हो। जैसे मान लीजिए कि आज है, तो आज हमारे जितने भी निर्णय हैं वो संसद लेती है, पार्लियामेंट लेती है। ओके, लेकिन वहीं पाकिस्तान जैसे देशों को आप देखें, तो वहां बहुत सारे फैसले आर्मी कर रही है और बहुत सारे फैसले संसद कर रही है। तो क्या हुआ, दोहरा शासन चल रहा है। थाईलैंड में आप देखें, सॉरी म्यांमार में आप देखिए, वहां पर भी यही कहानी है। वहां पर अधिकांश निर्णय आर्मी लेती है, बहुत ही मामूली से निर्णय हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो कैसा शासन चल रहा है, दोहरा शासन चल रहा है। और जब भी ये दोहरा शासन चलता है, लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि हम किसके पास जाएं, और कोई भी अपना उत्तरदायित्व तो नहीं लेता, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। आपने देखा होगा, अगर आपके यहाँ पर कभी भी छोटे छोटे कोई फंक्शन का ऑर्गेनाइज किया है, तो आपसे आकर के किसी ने पूछा, अरे भैया फूल की टोकरी कहाँ है, अरे हमें क्या पता, वो काम थोड़े ना हम कर रहे हैं, वो तो ये कर रहा है। फिर वो कहेगा वो हम नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कर रहा है। तो क्या किसी ने उत्तरदायित्व तो लिया, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, नहीं ली। तो शासन का कार्य जब दो भागों में आप बांट देते हैं एक ही जगह का शासन, तो उसे हम क्या कहते हैं, डुअल गवर्नेंस। ठीक है, अब आप इसको राज्य और केंद्र के रूप में मत देखिएगा, यहां पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। अब आप ऐसा सोच लीजिए कि मान लीजिए कि आज भारत का शासन चला रही है सिर्फ संसद, पार्लियामेंट डिसाइड करता है इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कर ये हो जाए कि आधी निर्णय पार्लियामेंट लेने लगे, आधे निर्णय आर्मी लेने लगे, तो फिर आप क्या कहोगे कि भारत में द्वैत शासन आ चुका, भारत में डुअल गवर्नेंस आ चुकी है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। शुरुआत कहां से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 12 अगस्त 1765 को। क्या हुआ था सर इस दिन, तो इस दिन इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की प्रथम संधि में एक प्रावधान था। प्रावधान क्या था उसको जरा हम पढ़ते हैं। इसमें एक प्रोविजन था कि जो मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट, मुगल सम्राट को कंपनी हर साल 26 लाख रुपए देगी, 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देगी। और इसके बदले में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
इन तीनों के दीवानी अधिकार दे दिए थे, इन तीनों के दीवानी राइट्स दे दिए थे। दीवानी मतलब हमने आपको पहले बताया कि हो गई मैं तेरी दीवानी नहीं। दीवानी अधिकारों का अर्थ यहां पर है कि राजस्व के अधिकार मिल गए थे, रेवेन्यू के राइट मिल गए थे। आर वी क्लियर विद दिस? कि जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई उसमें 26 लाख रुपए हर साल मुगल सम्राट को दिए जाएंगे और बदले में मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए। तो अब हम ये कह सकते हैं, इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल का जो पूरा राजस्व विभाग है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। ठीक, तो अब एक समस्या खड़ी हुई, प्रशासन का अधिकार किसके पास है, प्रशासन का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो जो प्रशासन का उत्तरदायित्व है, जो गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो अब भी नवाब नज्म उद दौला के पास है कि भैया प्रशासन तो किसे चलाना है, तो प्रशासन तो नवाब नज्म उद दौला को ही चलाना है। तो फिर नवाब ने ये पूछा कि यार हमें पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के तो हम ये चला नहीं पाएंगे शासन। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने नवाब के साथ एक और संधि कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखो हम तुम्हें 53 लाख रुपए देंगे हर साल के, 53 लाख रुपए देंगे हर साल के, और इसी 53 लाख रुपए में तुम्हें पूरा शासन चलाना है। लेकिन शासन में भी याद रखना, अधिकारियों की जो नियुक्ति है, जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे बड़े, वो अधिकारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाएंगे। ये है द्वैध शासन। मैंने आपसे कहा कि देखिए दोस्त, मैं आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहा हूं। मैंने आपसे ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहा हूं, लेकिन ना तो तुम अधिकारियों की नियुक्ति करोगे अपने मन से, पुलिस कितनी रहेगी ये हम डिसाइड करेंगे, सेना कितनी रहेगी ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तुम्हारी होगी। तो अब तुम्हें सीएम का पद तो मिला है, लेकिन क्या तुम काम कर पाओगे अच्छे से? जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा कि सर मेरा राशन कार्ड बनना था, लेकिन वो अधिकारी हमसे 5,000 रुपये मांग रहा है, तो आपने कहा कि इस अधिकारी को हटा दो, तो ब्रिटिशर्स वहां से कहेंगे नहीं नहीं, इस अधिकारी को नहीं हटा सकते, इसे हमने नियुक्त किया है। तो इसी को कहा जाता है दोहरा। और ये जो प्रशासन का अधिकार है, अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार है, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इतिहास में, और उस शब्द को कहा जाता है निजामत। उस शब्द को क्या कहा जाता है? निजामत। तो अंग्रेजों ने बहुत स्मार्टली पहले पूरा पैसा वाला अधिकार अपने पास ले लिया, कितना पैसा आएगा नहीं आएगा ये पूरा अंग्रेज देख रहे हैं। फिर दूसरा, जब नवाब ने पूछा कि भैया हमें शासन चलाने के लिए कुछ पैसा दे दो, तो ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हमसे तुम 53 लाख रुपए ले लो हर साल के, इसमें तुम्हें पूरे बंगाल को संभालना है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब कुछ, लेकिन कोई भी अधिकारी अगर तुम नियुक्त करोगे तो वो हम नियुक्त करेंगे और उसे तुम नहीं हटा सकते। तो ऐसे शासन को द्वैध शासन कहा गया। एक इतिहासकार हैं डॉडवेल, डॉडवेल का एक कथन है, बहुत अच्छा कथन है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने लिखा कि बंगाल में जो डुअल गवर्नेंस है वो एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें नवाब के पास उत्तरदायित्व थे पर अधिकार नहीं थे। ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार तो थे पर उत्तरदायित्व नहीं थे। और इसका प्रभाव क्या हुआ? अराजकता छा गई। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मदद मांगने के लिए किसके पास जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब उनकी कौन सुनेगा। वो नवाब के पास जाते तो नवाब कहते अंग्रेजों के पास जाओ, अंग्रेज कहते भैया हम थोड़े ना नवाब हैं, नवाब साहब के पास जाओ। पूरे में अराजकता, बहुत लूट का माहौल। अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करते और अपना कमीशन फिक्स करते। अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करते तो हमें बाहर से क्या दिख रहा है? बाहर से देखने में आपको यह लगेगा यार पूरे अधिकारी तो भारतीय हैं, नवाब भी भारतीय है, तो फिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि दिखाने के लिए तो पूरे अधिकारी भारतीय हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है?
ब्रिटेन के पास। तो पूरे अधिकारियों से कमीशन फिक्स होता था कि हम तुमको यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं, तुम हमें इतना पैसा ला करके दोगे। तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, एक्सट्रीम करप्शन देखने के लिए मिला। इसमें दो अधिकारियों का नाम बड़ा उल्लेखनीय है जिन्हें बड़े बहुत बड़े पद दिए गए। इनके नाम आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक रजा खान, जिसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया, और दूसरा सिताब राय, जिसे बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया गया, और राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया गया। तो ये तीन अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं। बंगाल में रजा खान काम कर रहा है, बिहार में सिताब राय काम कर रहा है, और उड़ीसा में राय दुर्लभ काम कर रहा है। ये तीनों लोगों का काम है कि यहाँ पर प्रशासन भी संभालना है और इन क्षेत्रों से तुम्हें पैसा वसूल करके लाना है और अंग्रेजों को देना है। तो ये है द्वैत शासन की व्यवस्था। आई विश ये क्लियर हो गई। बताइए क्लियर है या नहीं। फिर हम इसे लिखते हैं। फिर हम ये भी समझेंगे कि ये क्यों शुरू की गई और इसके प्रभाव क्या क्या थे। पहले ये बताइए क्लियर है या नहीं है। बहुत भयानक। आप सोच के देखिए कि बंगाल जैसा प्रांत जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, वो सबसे उजड़ा प्रांत बन गया। तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, चले। अब देखें, इसे हम तीन भागों में लिखेंगे दोस्तों। ये जो हमें लिखना है, तो आपने जो हेडिंग लगाई होगी, इसे हम तीन भागों में बांट करके लिखेंगे। पहले हम समझेंगे कि द्वैत शासन क्या था। तो पहले हम द्वैध शासन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डुअल गवर्नेंस। फिर हम इसके कारणों का उल्लेख करेंगे कि इसे क्यों लागू किया गया, और फिर हम इसके परिणाम का उल्लेख करेंगे। हम इसके रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ कथन और कुछ स्टेटमेंट जो कि द्वैत शासन से जुड़े हुए हैं, उसकी चर्चा भी हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो आप इसमें पहला हेडिंग लगा लीजिए, द्वैत शासन की विशेषताएं। हमें ये पढ़ेंगे, फिर कारण, फिर परिणाम, और फिर कथन। लगाइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डुअल गवर्नेंस। एक सब हेडिंग लगा लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डुअल गवर्नेंस। क्या बात है अजय, क्या बात है। यस, महल को इतना लूटें कि झोपड़ी बन जाए। चलिए लिखिए, लिखें। बोले, शैल वी स्टार्ट। ठीक है, बताइए आप लोग तैयार हैं तो फिर मैं लिखवाना शुरू करूं। ठीक, लिखें, लिखें। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 से लेकर 1772 तक, 1772 तक बंगाल में, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था, द्वैत शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। द्वैध शासन का अर्थ है, द्वैध शासन का अर्थ है कि एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में शक्तियों, एक क्षेत्र में शक्तियों तथा
उत्तरदायित्व के द्वैत शासन का अर्थ है कि एक क्षेत्र में शक्तियों तथा उत्तरदायित्व के स्पष्ट विभाजन के बिना दो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा शासन दो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा शासन दो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा शासन। इंग्लिश में लिखिए, द पीरियड ऑफ डुअल गवर्नेंस in Bengal was started from 1765 and lasted till 1772 फुल स्टॉप लगाइए और लिखिए दोस्तों, dual governance means a place is governed by two different authorities without the clear classifications of power and responsibility लिखें, बंगाल में द्वैध शासन की निम्नलिखित विशेषताएं थी। फॉलोइंग्स वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डुअल गवर्नेंस इन बंगाल। कोलन लगा के फिर लिखेंगे, कोलन हाइफन। एक बात है, मतलब आप सबको देख करके एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है, जो बात हम यूपी के बारे में सोचते हैं कि यूपी के लोग बड़े ऐसा होते हैं कि डायलॉग्स बहुत अच्छे आते हैं आप लोग, तो वो देखने पे लगता भी है मुझे, है ना। इसलिए बड़े अच्छे अच्छे कलाकार यूपी बिहार से निकल के आते हैं। सभी लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ पर जब कमेंट करते हैं तो बड़े बेहतरीन शब्द लिख करके भेजते हैं। ठीक है, अभिनय का एक गुण, जन्मजात गुण लेकर के आए आप लोग हैं। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिए, नंबर वन। तो देखो, और जब भी आप ऐसे पॉइंट लिखते हैं तो उनको लिखने का एक तरीका होता है दोस्तों। तरीका ये होता है कि मान लीजिए जैसे आपने ये लिखा इंट्रो, है ना, ये आपने इंट्रो लिखा इतना, अब थोड़ा सा ये पॉइंट अंदर रहना चाहिए, हल्का सा अंदर रहना चाहिए, और फिर इसमें 3 पॉइंट अगर आ रहे हैं और फिर एक इस तरह से कंक्लूजन बनना चाहिए। चलिए लिखें इसमें, लिखें, बंगाल में द्वैत शासन को इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन इलाहाबाद की प्रथम संधि को आधार बनाकर इलाहाबाद की प्रथम संधि को आधार बनाकर, ये अच्छी वाली तारीफ थी भाई। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन इलाहाबाद की प्रथम संधि को आधार बनाकर रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया।
थैंक यू। इंग्लिश में लिखिए। Dual governance in dual governance in Bengal was started by Robert Clive was started by Robert Clive on the basis of First Treaty of Allahabad. First Treaty of Allahabad. चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। इलाहाबाद की संधि के तहत इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देकर अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इंग्लिश में लिखें। ब्रिटिशर्स got Diwani rights of Britishers got Diwani rights of Bengal, Odisha, and Bihar from Mughal emperor by offering 26 lakh rupees per annum. 26 lakh rupees per annum. ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें आप। तीसरा पॉइंट लिखें। एक अन्य संधि के द्वारा सॉरी ऐसा लिखिए। बंगाल के नवाब नज्म उद्दौला से अंग्रेजों ने एक अन्य संधि की, जिसके तहत बंगाल के नवाब नज्म उद्दौला से अंग्रेजों ने एक अन्य संधि की, जिसके तहत कंपनी नवाब को प्रतिवर्ष बंगाल के प्रशासनिक संचालन हेतु कंपनी नवाब को प्रतिवर्ष बंगाल प्रशासन के संचालन हेतु 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। हालांकि अधिकारियों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार कंपनी के पास रहेगा। अधिकारियों को हटाने अधिकारियों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार कंपनी के पास रहेगा। अब कंक्लूजन लिखें। इंग्लिश में लिखिए पहले थर्ड पॉइंट। by the another treaty with Nawab of Bengal
by the another treaty with Nawab of Bengal, Britishers Britishers offered 23 lakh per annum 53 lakh per annum. Britishers offered 53 lakh per annum to Nawab to run the administration of Bengal. But but important policy making decision, comma, appointment of officials and removal of officials would be decided by Britishers. Was decided by Britishers. Was decided by Britishers. ठीक है, तो लिखें, अब कंक्लूजन में लिखें, इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था में संपूर्ण दीवानी शक्ति कंपनी के पास थी। संपूर्ण दीवानी शक्ति कंपनी के पास थी, जबकि निजामत के अधिकार कंपनी और नवाब के बीच में बटे हुए थे, विभाजित थे। अतः क्लाइव ने बंगाल में एक ऐसे कुप्रशासन को जन्म दिया जिसकी मुख्य विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार तथा अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। जिसकी मुख्य विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार तथा अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। जिसकी मुख्य विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार तथा अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। ठीक, इंग्लिश में लिखिए, Thus, by this system, Britishers acquired Diwani rights of Bengal, and Nizamat rights were divided between Britishers and Nawab. Nizamat rights were divided between Britishers and Nawab. Historian says that Robert Clive established very bad
administration in Bengal, which was अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, which was right without responsibility and responsibility without right, right without responsibility and responsibility without right। अब आप देखिए ना, अंग्रेजों के पास अधिकार पूरे हैं लेकिन वो किसी के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह उन्होंने भारतीयों को नियुक्त किया है और हर जगह भारतीय है। नवाब भी भारतीय है, बंगाल का दीवान भी भारतीय है, बिहार का दीवान भी भारतीय है और अल्टीमेटली उड़ीसा का दीवान भी भारतीय है। सब जगह भारतीय है लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब एक नोट डाल के लिखो, अलग से नोट डाल के लिखो, नोट डाल के 2 पॉइंट लिख लो अलग से। पहला पॉइंट, अंग्रेजों ने बंगाल का दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया और मुर्शिदाबाद को मुख्यालय बनाया। अंग्रेजों ने, नोट डाल के लिखना अलग से, अंग्रेजों ने बंगाल का दीवान मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया तथा मुर्शिदाबाद को मुख्यालय बनाया। दूसरा पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों ने बिहार का दीवान सिताब राय को नियुक्त किया तथा पटना को मुख्यालय बनाया। अभी समझ में आई गया लोग? अब तीसरा पॉइंट लिखें, इस प्रकार संपूर्ण उत्तरदायित्व भारतीय अधिकारियों के थे, परंतु संपूर्ण अधिकार कंपनी के पास। संपूर्ण उत्तरदायित्व भारतीयों के थे परंतु संपूर्ण अधिकार कंपनी के पास। अब समझ में आया लोग आपको, है ना? और मैंने भी बीच में आपको बता दिया था कि हर जगह अधिकारी आपने भारतीय नियुक्त कर दिए तो पूरी जिम्मेदारी किसकी है? भारतीयों की। लेकिन उनको अधिकार कहाँ दिए? मैंने आपसे कहा आलोक कि आप कल से मिर्जापुर के कलेक्टर हैं, बना दिया हमने कलेक्टर आपको, लेकिन कहा कि कोई भी काम हमसे पूछे बिना मत करना। तो आपके अधिकार कितने हो गए? 0। तो उत्तरदायित्व पूरा, अधिकार 0। मेरे पास अधिकार पूरे, उत्तरदायित्व 0। ये है अंग्रेजों की कहानी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? यहां तक बात स्पष्ट है? ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे। अगली हेडिंग लगाएं, बंगाल में द्वैत शासन को लागू करने के कारण। बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के कारण। सर एक ही वॉर के लिए 2 ट्रीटी क्यों? रीजन ये है सत्यम कि वहां पर अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व हैं और हमेशा जब भी किसी युद्ध में एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी संधियां होती हैं। आप कभी भी चेक कीजिएगा, जब 7 ईयर वॉर खत्म हुआ है यूरोप का, तो सिर्फ पेरिस की संधि नहीं हुई है, 4 और संधियां हुई हैं, क्योंकि उसमें मल्टी पार्टी इन्वॉल्व थी। तो जब भी किसी युद्ध में एक से ज्यादा पक्ष, 2 से अधिक पक्ष शामिल होंगे, उसमें संधियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब मराठा के साथ देखिएगा, बहुत सारी संधि करेंगे ब्रिटिशर्स, तो मराठास के साथ भी आपको नंबर ऑफ ट्रीटीज देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, तो ये इसका एक कारण रहता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड दीज थिंग्स। अंडरस्टूड? अच्छा, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, चलो इंग्लिश में एक बार लिख लीजिए वो नोट। लिखें इंग्लिश में, लिख लीजिए नोट पहले, लिखें इंग्लिश में। ठीक, पहला पॉइंट लिखें,
British appointed, British appointed, British appointed Muhammad Raja Khan, Diwan of Bengal, with Murshidabad as headquarter, and Murshidabad as headquarter, and Murshidabad as headquarter. सेकंड लिखें, सेकंड, सेकंड पॉइंट लिखें और लिखें इसमें कंपनी कंपनी अपॉइंटेड, कंपनी अपॉइंटेड कंपनी अपॉइंटेड शिताब राय, दीवान ऑफ बिहार, and Patna as headquarter, and Patna as headquarter. ठीक, तीसरा पॉइंट लिखें, thus all the rights was taken by Britishers and responsibilities were given to Indians. Thus all the rights were taken by Britishers and responsibilities were given to Indians. Clear? अरे क्लियर है भाई, बहुत क्लियर है। देखो, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और मुर्शिदाबाद मुख्यालय, बिहार में सिताब राय, और पटना जो है वो मुख्यालय। ठीक है, यही तो बोला मैंने, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक, नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए। नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो आता है इसको समझिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में डुअल गवर्नेंस शुरू क्यों किया? तो इसका जवाब खुद रॉबर्ट क्लाइव हमें देगा। कैसे देगा समझिए। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनको एक पत्र लिखा, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया रॉबर्ट क्लाइव से कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने यहां पर द्वैध शासन क्यों लागू किया। ठीक है, इसको खत्म करना, इसकी जगह पर आप सीधा सीधा शासन ले सकते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये पूरी कहानी देखिए। उस पत्र की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ऐसे करता है कि आप समझें कि बंगाल में जो पूरी शक्ति है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। जो बंगाल का नवाब है वो सिर्फ एक छाया है, वो सिर्फ एक शैडो है, लेकिन हमें इस छाया को रखना चाहिए क्योंकि
हमें इस छाया की जरूरत है, और उसके उसने कारण बताना शुरू किए। देख रहे हैं आप, शुरुआत बड़ी अच्छी की है रॉबर्ट क्लाइव ने अपने लेटर की। रॉबर्ट क्लाइव ने लेटर में शुरू में क्या लिखा, उसने क्लियरली ये लिखा कि देखिए साहब, आप ये मत सोचिए कि हमने बंगाल के नवाब को अधिकार दे दिए हैं, नहीं। बंगाल की पूरी शक्तियां हमारे पास हैं। नवाब को हमने एक छाया के रूप में रखा है, नवाब को हमने एक शैडो के रूप में रखा है। और उसने फिर ये बताया, उसने ये बताया कि आखिर हमें इस छाया की जरूरत क्यों है, आखिर हमें इस शैडो की जरूरत क्यों है। तो उसने सबसे पहला जो कारण दिया, सबसे पहला जो कारण दिया कि देखिए, अगर हम यहाँ पर शासन करते हैं तो हमारे व्यापार में बाधा पहुंचेगी, और जो हमारा लाभ है वो कम होगा। लाभ कम क्यों होगा? क्योंकि उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसने कहा कि अगर हमने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, और इसका पैसा फिर हमें व्यापार से ही देना पड़ेगा, और हमारा व्यापार इससे बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभावित होगा। हमारे ट्रेड पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और याद रखें कि हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं, हम यहाँ ट्रेड करने के लिए आए। ये पहला कारण था। दूसरा कारण उसने ये दिया कि हो सकता है कि अगर हमने इस पर प्रत्यक्ष अधिकार कर लिया, अगर हमने इस पर राइट कर लिया, तो जितने भी भारतीय शासक हैं और जो भारतीय जनता है, जो दूसरे भारतीय शासक हैं और जो भारतीय जनता है, वो हमारे खिलाफ हो जाए। ये भी हो सकता है कि जो इंडियन लोग हैं और इंडियन जो अलग अलग रूलर्स हैं वो हमारे अगेंस्ट में आ जाए। तो उसने कहा ये भी हो सकता है। तीसरा उसने कहा, जो उसका ज्यादा बड़ा डर था, उसने ये कहा कि जैसे ही आप एक क्षेत्र पर अधिकार कर लोगे, जैसे ही आप क्या कर लोगे, एक क्षेत्र पर अधिकार कर लोगे, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि ब्रिटिश संसद इसमें हस्तक्षेप करने लगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। आगे जाकर के 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जैसे ही बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा यहां द्वैध शासन खत्म करके प्रत्यक्ष शासन अपने हाथों में लिया। 1773 में ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला अधिनियम बनाया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी चेतावनी दी थी कि अगर हम किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे, अगर हम किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेंगे, तो फिर ब्रिटेन की संसद हम में इंटरेस्ट लेने लगेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट हम में इंटरेस्ट लेने लगेगा, और वो हमें नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, वो हमें रेगुलेट करने का प्रयास करेगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। चौथा कारण उसने ये बताया कि इस समय अभी भी दूसरी विदेशी कंपनियां हैं। तो चूंकि विदेशी कंपनियां अपने आप को इक्विवेलेंट समझती हैं, क्योंकि भैया वो भी यूरोप में बड़ी शक्ति है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, तो उसने कहा कि हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेते, तो जो हमारे यूरोपियन राइवल्स हैं, सच एज फ्रांस, पुर्तगाल, ये हमें यहाँ पर टैक्स ना देते, और इसकी वजह से यूरोप में युद्ध हो जाता। इसकी वजह से क्या होता? यूरोप में युद्ध हो जाता कि भैया हम भी तो वही हैं, हम भी आपको टैक्स नहीं देंगे, नहीं देना तो चलो यूरोप में लड़ाई लड़ लेते हैं। जो यूरोप में जीतेगा फिर वो यहां पर शासन करेगा। वो क्या करेगा? वो यहां पर शासन करेगा। और पांचवा और आखिरी कारण उसने ये बताया कि हमारे पास अभी भी प्रशिक्षित, हमारे पास अभी भी प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी है जो कि शासन को चला सके। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजी भी बोल लें और जो रीजनल लैंग्वेजेस भी बोल लें, और ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल था। तो उसने एक और एक्सक्यूज दिया कि देखिए, ये हमारे पास प्रशिक्षित अधिकारी नहीं है, हम यहाँ पर खुद शासन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें भारतीयों के द्वारा ही बंगाल के शासन को आगे बढ़ाना हो। ये कारण थे। बताइए, समझ में आया? क्लियर? यस और नो?
फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया सर, ठीक है। देखो एक बात समझो, कृष्णा जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे अलग से बात हो सके। देखो फोर्थ पॉइंट ये है कि शासन, देखो ऐसा समझो कि यार यहां पर अगर यूरोप में आप देखोगे तो यूरोप में अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रांस है। तो यूरोप में तो ये एक जैसी शक्तियां हैं ना, यूरोप में तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते, बड़ी पावरफुल पावर है कि नहीं। तो इन्होंने ये कहा कि अगर मान लो हमने यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया, तो जब फ्रांसीसी कंपनी के लोग यहाँ व्यापार करने आएंगे, पुर्तगाली यहाँ व्यापार करने आएंगे, तो वो कहेंगे हम टैक्स नहीं दे रहे, हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, तुमको ये अथॉरिटी थोड़ी ना हो जो हम तुम्हें टैक्स दें। हम तो बंगाल के नवाब को टैक्स देते, और अगर तुम्हें हमसे टैक्स वसूलना है तो वो यहाँ पर कंप्लेन करते, और यहाँ पे इन सब शक्तियों के बीच में वॉर चालू हो जाता, इन सब के बीच में युद्ध चालू हो जाता। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक प्रॉपर लेटर लिखा और उस लेटर में ये जानकारी दी। ठीक, क्लियर। इस लेटर में उसने एक प्रॉपर जानकारी दी। अब आपके लिए क्या है, छोटा सा काम है, मैं आपको ये कारण, चूंकि अब हमारे पास समय नहीं है, तो ये कारण और परिणाम और साथ ही साथ में रॉबर्ट क्लाइव की एनालिसिस, ये तीन चीजें लिखने के लिए दूंगा। संडे है, इसको लिख लेना। अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे मैसूर के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम मैसूर के बारे में बात करेंगे, हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, दिस सिर्फ मैंने कहा कि बंगाल बस बड़ा है, मैसूर, मराठा, ये सब में हमें एक टेबल बना के काम खत्म करना है। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, सब में एक टेबल बनाएंगे और टॉपिक को खत्म करेंगे। तो बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये नोट्स मैं आपको अपलोड करा दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, द्वैत शासन वाले, तो आप ये लिख लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में लिख लीजिएगा। दैट्स इट, आपका टॉपिक समाप्त हो गया बंगाल वाला। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपको आ रहा होगा। नहीं, मंगलवार को मिलेंगे आपसे हम। नहीं, पीडीएफ नहीं है अभी। बिल्कुल, पीडीएफ है नहीं अभी। नहीं, मैं उनसे अलग से बात करूंगा कि जीएस यूजर। ठीक है, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर ऐसे बात नहीं की जाती। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।